नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके साथ मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस की खास पेशकश शक्ति की समृद्धि। शक्ति की समृद्धि में हम हर हफ्ते बात करते हैं किस तरीके से महिलाओं को वित्तीय जगत में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना चाहिए, खुद को थोड़ा और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, ताकि जिस तरीके से वो अपने और तमाम फैसले ले पाती हैं वैसे ही निवेश से जुड़े, बचत से जुड़े फैसले भी वो खुद ले पाएँ। और आज का जो टॉपिक है शक्ति की समृद्धि का, वो भी बेहद खास है। देखिए, आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, अच्छी सैलरी कमा रही हैं और परिवार की आर्थिक मजबूती में उनका अहम योगदान भी है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ सैलरी तक ही सीमित है महिलाओं के लिए? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि हाई इनकम के बावजूद महिलाओं की एसेट ओनरशिप और वेल्थ क्रिएशन अभी भी कम है। आखिर ऐसा है क्यों? और सैलरी से आगे बढ़कर असली फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल की जा सकती है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी आज के शो में। ऑन द शो और क्या क्या है आपके लिए आपको बता देते हैं। देखिए किस किस बात पर चर्चा होने वाली है। सैलरी से आगे वेल्थ कैसे कमाएं महिलाएं, किस तरीके से सैलरी तो आप ले आती हैं लेकिन वेल्थ कैसे जनरेट करनी है, ये आज के शो में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कमाई करने वाली महिलाएं निवेश में पीछे क्यों हैं? जब महिलाएं कमा रही हैं, अर्न कर रही हैं, तो निवेश में यानी कि इन्वेस्टमेंट में क्यों पीछे रह रही हैं? एसेट ओनरशिप महिलाओं के लिए क्यों ज़रूरी है? क्यों किसी भी महिला के लिए ज़रूरी है अपने एसेट को ओन करना? इसके अलावा घर का बजट बनाया, अब संभालेंगी निवेश की बागडोर। बजट बनाने में तो हम लोग उस्ताद होते ही हैं, लेकिन अब निवेश की, इन्वेस्टमेंट की बागडोर भी हम और बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। महिलाओं के लिए वेल्थ क्रिएशन की सही रणनीति क्या है? इन तमाम चीज़ों पर आज शक्ति की समृद्धि में चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले कामकाजी महिला की कहानी देखते हैं जिन्होंने सैलरी से वेल्थ क्रिएशन की दिशा में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। मुंबई की नेहा एक आईटी कंपनी में एचआर के पद पर कार्यरत हैं और अच्छी सैलरी कमाती हैं। शुरुआत में उनकी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा सेविंग्स अकाउंट में ही पड़ा रहता था। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस परिवार के दूसरे सदस्य लेते थे। बाद में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ने पर उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की, इक्विटी एक्सपोजर लिया और रिटायरमेंट प्लानिंग पर ध्यान दिया। 5 साल में उन्होंने एक मजबूत इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तैयार किया। इससे उन्हें न सिर्फ फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस मिला बल्कि फ्यूचर सिक्योरिटी भी सुनिश्चित हुई। ये दिखाता है कि सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वेल्थ क्रिएशन की कुंजी है। चलिए, नेहा की तरह किस तरह आप भी अपनी वेल्थ क्रिएशन की और रिटायरमेंट प्लानिंग की ओर ध्यान दे सकती हैं, इसी को आज के शो में हम समझेंगे। और हमें यही समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं बेहद ही खास मेहमान ख्याति मशरूफ हसानी, CWM एंड फाउंडर प्लांट्रिच। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका शक्ति की समृद्धि में। थैंक यू सो मच दिव्या। सबसे पहला सवाल तो मैम आज के शो में मेरा आपसे यही रहेगा कि महिलाएं तेजी से कमाई कर रही हैं, हम देख रहे हैं हमारे आजू बाजू हर महिला अपने घर से निकल रही है, कुछ ना कुछ काम पर जाती है, लेकिन वेल्थ ओनरशिप में अभी भी पीछे कैसे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो आप कह रही है बिल्कुल सही है दिव्या। आज से 10 साल पहले हम ये कहते थे कि महिलाओं को निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, इनकम अर्न करनी चाहिए, बट आज हम उन चीज़ों से काफ़ी आगे आ चुके हैं। वेल्थ ओनरशिप, जो अपनी वेल्थ की ओनरशिप है, मैं देखती हूँ कि महिलाएं वो नहीं लेती है। किसी भी एक मिड पोजीशन पे हो, अपना छोटा मोटा बिजनेस करती हुई महिलाएं भी है, प्लस एक हायर लेवल पे भी जो महिलाएं हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन या वेल्थ ओनरशिप की तरफ ध्यान नहीं देती। कमा तो लेते हैं पर ओनरशिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इनकम जो है ये आपको सर्वाइवल देता है, राइट? आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, आपकी लाइफस्टाइल है, आपके परिवार की जो जरूरत है, आपकी जो जरूरत है, इससे वो पूरा करता है। बट जब आप वेल्थ ओनरशिप की बात करें तो वो आपको एक सही फ्रीडम, एक सही पावर देता है, और दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन मैं बहुत सारी महिलाओं से मिलती हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है एक है अपनी कंडीशनिंग। बहुत बार मैंने देखा है कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो ज्यादा करके परिवार के जो मेल मेंबर्स है वो ही लेते हैं। वीकेंड पे भी हम जब मीटिंग्स करते हैं तो इन्वेस्टमेंट टेबल पे महिलाएं नहीं बैठती है। पैसे उनके होते हैं, कंट्रीब्यूशन भी उनकी होती है उसमें, पर वो खुद नहीं बैठते हैं बिकॉज आई थिंक वो पहले से हमें वैसे कंडीशन किया गया है दैट
men are better decision makers when it comes to money. तो सबसे पहले तो एक मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो कंडीशनिंग हमारी वैसी है जिसकी वजह से हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते. दूसरी चीज रिस्क अवर्जन. महिलाओं से जब मैं बात करती हूँ वो यही कहती है मुझे मेरा पैसा बिल्कुल सेफ चाहिए, बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए. रिस्क नहीं लेना भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, बिकॉज बहुत सारे हिडन रिस्क होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, बहुत सारी चीजें होती है. रिस्क नहीं लेना इज नॉट राइट, बट रिस्क को समझना कि रिस्क किसे कहते हैं एंड देन मेकिंग अ डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए बस उनको ऐसा लगता है कि एफडी कर ली मैंने, पीपीएफ कर लिया एंड आई एम गुड, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ. पर रिस्क नहीं लेना, मैंने कहा, सबसे बड़ा रिस्क होता है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली हम ये समझते हैं कि आई अर्न मनी मंडे टू फ्राइडे, मैं अपना जॉब करती हूँ, मैंने काम कर लिया एंड दैट इज इनफ. सैटरडे संडे मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है. मैं उस फैक्ट को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही, वो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है. बट एट द सेम टाइम मैं यही कहूंगी कि बहुत ज़्यादा नहीं, बट 3 महीने में आधे घंटे का समय निकाल के बस आपको अपने फाइनेंस पे थोड़ा सा फोकस करना है. जितना आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी आप उतने बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर पाएंगे एंड डिसीजन विल एक्चुअली लीड टू वेल्थ ओनरशिप. ठीक है. तो मतलब अगर आपको सही मायनों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है तो सिर्फ कमाई करना, सिर्फ इनकम लाना ही आपके लिए काफ़ी नहीं है, आपको अपने एसेट ओनरशिप, वेल्थ ओनरशिप लेनी बहुत ज़रूरी होगी. अच्छा मैम, जैसे कि आपने एक चीज़ मेंशन भी करी कि महिलाएं कमा तो लेती हैं, सैलरी तो अर्न कर लेती हैं, लेकिन जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहाँ पे कितना निवेश करना है, ये जो है घर के आदमी देखते हैं, यानी कि पिंक सैलरी ब्लू इन्वेस्टमेंट टाइप सीन होता है. इसको किस तरीके से बदला जा सकता है, किस तरीके से इस ये जो पैटर्न है इसमें बदलाव लाया जा सकता है? आई थिंक सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप इज कि महिलाएं खुद ये कहे दैट नो, मुझे भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन. राइट, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज एडुकेशन. आप अपने आप को एडुकेट कीजिए. लाइक अभी तो वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ AI, वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट. बहुत सारी चीजें इजीली अवेलेबल है. आप छोटी छोटी पर्सनल फाइनेंस लेसन, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, वट एवर मे बी द केस, आप वो टाइम पे भी अपने आप को एम्पावर कर सकती है, एडुकेट कर सकती है. पर्सनल फाइनेंस कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा सिंपल है यदि आप उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके उसको समझे तो. सो आई थिंक दीज 2 थिंग्स, कि आप खुद ओनरशिप ले अपने डिसीजंस की, फाइनेंशियल डिसीजंस की, एंड सेकंड मेक अ पॉइंट टू एम्पावर योरसेल्फ. ये 2 चीजें काफी जरूरी है और ये एक्चुअली बदलाव ला सकती है. ठीक है. तो आपको इस तरीके के स्टेप अपने लिए उठाने पड़ेंगे अगर आपको अपनी सही मायनों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए तो. मैम, शेयर बाजार पे अगर नज़र डालें हम, शेयर बाजार में देखा जाता है ज़्यादातर मेल डोमिनेंस हमें नज़र आता है. इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जेंडर गैप क्यों दिखाई देता है हमें? जैसे मैंने पहले कहा दिव्या कि मेनली महिलाएं ये समझती है कि इसमें ज्यादा रिस्क होता है. वो सोशल कंडीशनिंग वैसे है कि रिस्क, इक्विटी इज रिस्की, महिलाएं रिस्क नहीं लेना चाहती है और इसकी वजह से ये जो डिफरेंस है ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है व्हेन इट कम्स टू मेल एंड फीमेल डोमिनेंस इन इक्विटी मार्केट्स. बट ऐसा नहीं है. इक्विटी इज अ ब्यूटिफुल टूल इफ यू नो हाउ टू प्लेस इट आपके पोर्टफोलियो में, उसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें. यदि आप इसे समझ ले तो बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है. बस थोड़ी सी एडुकेशन की जरूरत है एंड आई थिंक थोड़ा सा एनकरेजमेंट भी. महिलाएं अपना डिसीजन ले, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो मेल मेंबर्स है फैमिली के, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो भी एनकरेज करे अपनी सिस्टर्स को, अपनी वाइफ को, अपनी मदर्स को, दैट बी अ पार्ट ऑफ दिस डिसीजन मेकिंग. बिकॉज मैंने कितने सारे ऐसे केसेस देखे दिव्या जहां फैमिली में कोई एक मेल मेंबर होता है जो मेन डिसीजन मेकर होता है एंड देन सडनली कुछ हो जाता है फैमिली में एंड देन फीमेल्स आर एब्सोल्युटली नॉट अवेयर कि मुझे करना क्या है. एंड जस्ट बिकॉज उन्होंने कभी पहले से इंटरेस्ट नहीं लिया, खुद को एडुकेट नहीं किया. सो आई वुड से इट इज नो लॉन्गर कि हाँ, इट इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन. अभी के जमाने, जिस जमाने में हम रह रहे हैं, ये नेसेसिटी है.
फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन विल लीड you to earn right, lead you to invest right, and it will actually give you financial freedom. बिल्कुल, जो आपने मामी कहा ना कि घर का जो एक मेल होता है, सबसे बड़ा जो मेल मेंबर होता है, उसी के हाथ में सारी बागडोर होती है, कहाँ निवेश करना है, कहाँ पे इंश्योरेंस में पैसे लगाने हैं, क्या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें उनके पास होती हैं। फिर खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है बाकी के फैमिली मेम्बर्स पर भी आ जाता है, खासकर कि जो फीमेल्स होती हैं उन पर आ जाता है, अगर वो एक्टिवली इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। तो मैंने दिव्या एक रीसेंट केस बताना चाहूंगी आपको, अभी बस 15 दिन पहले की बात है, सिंस हम ये बात कर रहे हैं। उनके जो हस्बैंड थे वो जॉब कर रहे थे एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में, एक्सीडेंट हो गया, उनका डेथ हो गई, आई मीन अनफॉर्चुनेट इवेंट। 2 बच्चे हैं उनके, 2 ईयर ओल्ड एंड 5 ईयर ओल्ड। महिला ने कभी बाहर जाके जॉब भी नहीं किया है, और उनके पति के इंश्योरेंस से उनको 45 लाख रुपीस आए। जो महिला थी, उनके जो मतलब हस्बैंड के जो फैमिली थे, जो उनके उन्होंने भी मना कर दिया कि हम किसी भी तरीके की सपोर्ट नहीं करेंगे, अभी आपको अपना देखना होगा। और थ्रू वो कहीं ना कहीं से हमारे पास आई, एंड देन वी गाइडेड हर इन अ राइट वे। बट हम जब तक उनसे समझते और उनको कुछ प्रपोज भी करते, उसके पहले किसी ने उनको अप्रोच कर लिया था बैंक से, और उन्होंने कुछ 2 लाख 3 लाख प्रीमियम वाली पॉलिसी ले ली, जिसका फ्री रोक पीरियड भी खत्म हो चुका, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और मुझे पता है वो अगले साल प्रीमियम भी नहीं भर पाएगी, और ये पैसा उसका वेस्ट हो गया है। तो इस तरीके के केसेस होते हैं जब आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इस तरीके के केसेस में आप ना फंसे, इसीलिए ही शक्ति की समृद्धि में आपको हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई आपको धीरे धीरे करके सिखाते रहें और आपको थोड़ा और ज़्यादा उजागर करते रहें। अच्छा मैम, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वुमेन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? एक लंबे समय की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? लंबे समय की स्ट्रैटेजी विमेन के लिए यही होनी चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि आप मेल और फीमेल में देखेंगे तो यूजुअली मेन वर्क फॉर 30 to 40 years ऑफ देयर लाइफ, वर्किंग लाइफ। वही चीज में महिलाओं के लिए देखो तो 5 या 10 साल थोड़े कम होते हैं, बिकॉज एक महिला की लाइफ में बहुत सारे ब्रेक्स आते हैं। जब वो शादी होती है तब वो प्रेफर करते हैं 1.5 साल 2 साल ब्रेक लेना। जब मैटर्निटी ब्रेक पे जाती है तब वो यूजुअली 1.5-2 साल के बाद वापस आती है, एंड नॉट नेसेसरी कि उनको चाहिए वैसा सेम उनको वापस जॉब या सिमिलर काइंड ऑफ अ वर्क मिले। सो उनके पास थोड़ा सा समय मेल मेंबर से कम होता है जब मैं वर्किंग लाइफ की बात करूं। तो उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सबसे पहले तो ये होनी चाहिए दैट इन एन इवेंट कि उनको कुछ हो जाता है तो फैमिली को फाइनेंशियली कुछ सफर ना करना पड़े। मान के चलिए दैट आप रिस्पॉन्सिबल है, घर में आप 50,000 रुपीज पर मंथ लाती है विद द जॉब दैट यू डूइंग, एंड आई एम श्योर वो 50,000 या तो बचते होंगे या वो किसी चीज में खर्च होते होंगे। तो सबसे पहले तो आप अगर नहीं है तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियली नुकसान नहीं होना चाहिए, जिसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान लेना बहुत जरूरी है। ये भी आप जरूर से करिए कि अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले, बिकॉज जब भी फैमिली में कुछ भी आता है मेडिकल सिचुएशन, एक चीज होता है मेडिकल सिचुएशन से बाहर निकलना और दूसरा चीज होता है फाइनेंशियल प्रेशर। अगर अच्छा इंश्योरेंस है तो फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होगा, आपकी रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। ये मैंने प्रैक्टिकली केसेस में देखा है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, क्रिटिकल इलनेस। आज के टाइम पे क्रिटिकल इलनेस इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, वेरी चीप, बट कोई भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नाइज होने पर आपको पूरे पैसे मिलते हैं। सो दिस 3 थिंग्स आर बेसिकली अ फाउंडेशन ऑफ योर फाइनेंस। और उसके बाद आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, आप ज्यादा रिस्क नहीं भी लेना चाहती है तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड है, इनिशियल फर्स्ट 50 स्टॉक्स के बाद वाली जो मिड कैप है, जो काफी कम वॉलेटाइल होते हैं, उस तरीके के स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके आप बस छोड़ दीजिए उसको। मैं नहीं कहूंगी कि आप सिर्फ चीजों में इन्वेस्ट करके उसको भूल जाइए। इन्वेस्ट कीजिए, कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद को एडुकेट और एम्पावर करते रहिए। इतनी बेसिक चीजें भी आपने कर ली तो भी आप इतना अच्छा पोर्टफोलियो बना लेंगे 15-20 साल में, दैट व्हेन यू आर नॉट एबल टू वर्क तभी आप उसमें से एक रेगुलर मंथली इनकम कमा पाएंगे, एंड आफ्टर अ सर्टेन एज आप किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे।
ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको लॉन्ग टर्म में बनाकर चलनी है, अपने गोल्स को डिफाइन कर आगे बढ़ना होगा। चलिए, इसी बीच हमारे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे कॉलर्स जुड़ते हैं, उनके सवाल एक एक करके लेने की कोशिश करते हैं फटाफट से। सबसे पहले सवाल लेते हैं रश्मि वर्मा जी का, लखनऊ से इन्होंने सवाल भेजा है। कह रही है मेरे पति सरकारी जॉब में हैं, क्या मुझे भी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए? मैम, ख्याति मैम, आपकी क्या सलाह रहेगी कि सरकारी जॉब में है अगर इनके हस्बैंड, तो इनकी रिटायरमेंट प्लानिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए? नहीं, 100% आपकी भी रिटायरमेंट प्लानिंग होनी चाहिए। बिकॉज सबसे पहले क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी लाइफस्टाइल भी बढ़ती है, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। हो सकता है एज अ फैमिली जो आपको पेंशन मिले वो शायद आपको पूरा ना पड़े, या हो सकता है गॉड फॉरबिड्स बट आफ्टर योर हस्बैंड वो पेंशन यूजुअली 50% हो जाता है आपके लिए, वो 50% में आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो। प्लस लाइफ इज वेरी वेरी अनसर्टेन। सो इरिस्पेक्टिव आपके हस्बैंड किस तरीके की जॉब करते हैं, आपका खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग कि आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, आपके जो नॉन निगोशिएबल एक्सपेंसेस है, वो आपको उतनी सेविंग करनी है कि कुछ भी हो जाए आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी मंथ ऑन मंथ मिलना ही चाहिए। एंड आफ्टर अ सर्टेन एज आप किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, बिकॉज दैट विल गिव यू उससे बहुत सारा आपको मेंटल पीस मिलेगा। और जब वो मेंटल पीस होता है, क्लैरिटी होती है, बेटर डिसीजन मेकिंग होते हैं, बेटर लाइफ, बेटर हेल्थ, मतलब उसके बहुत सारे रिपल इफेक्ट्स होंगे। ठीक है मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं नेहा शर्मा जी के सवाल पर। जयपुर से इन्होंने सवाल भेजा है, कह रही है मैं निवेश शुरू करना चाहती हूँ, सीधे शेयर्स की बजाय एसआईपी की राह कितनी सही रहेगी? मैम, सीधा अगर इस स्टॉक मार्केट में कदम नहीं रखना चाहती हैं, क्योंकि उतना अगर नॉलेज नहीं है, उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है स्टॉक मार्केट को लेकर, तो एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू कैसे जा सकती हैं? आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि पहले आप एसआईपी से ही शुरू कीजिए। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, डायरेक्टली स्टॉक्स में आपको नहीं जाना चाहिए। एंड जैसे मैंने बताया कि आपको एसआईपी के बारे में अगर बहुत ज़्यादा नहीं पता है, तो आप सिंपल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या तो इंडेक्स फंड्स होते हैं, या तो जो मल्टी एसेट फंड्स होते हैं, जो इक्विटी, डेट और कमोडिटीज तीनों में थोड़ा थोड़ा निवेश करके बैलेंस करके चलते हैं, उस तरीके के फंड्स में आपको एसआईपी शुरू करनी चाहिए, सो दैट आपको एक्टिवली मॉनिटर भी नहीं करना पड़ेगा, और वो फंड अपने आप में इक्विटी, डेट और कमोडिटी के एलोकेशन रख के मैनेज करते हैं। सो सडनली मार्केट ऊपर चला गया, गोल्ड प्राइसेस ऊपर नीचे हो गए, या जो भी हुआ, आइदर सिनारियो यू विल स्टिल बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। और ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कविता रेड्डी जी का सवाल है हैदराबाद से। क्या ये फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए किसी सलाहकार की बजाय ऐप या एआई की मदद सही रहेगी? मैम ओके, आई डोंट नो, बट आई डोंट नो अगर आपने देखा होगा दिव्या, बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रूलिंग दी थी कि एआई का इस्तेमाल मेडिकल और फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए ना लिया जाए। सो ऐप इज अ टूल। मैंने पहले भी कहा कि वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ एआई एंड इंटरनेट, यू कैन यूज दैट एप्स टू एम्पावर योरसेल्फ एंड टू एडुकेट योरसेल्फ, बट डिसीजन मेकिंग के लिए यू शुड ऑलवेज हैव अ ह्यूमन इंटरवेंशन। आपको एआई ये तो बता देगा कि ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है कि नहीं, पर ये नहीं बताएगा ये आपके लिए अच्छा है कि नहीं। बिकॉज जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, व्हाट इज योर साइकोलॉजी विथ मनी। बिकॉज आज आप जो पैसे के डिसीजंस ले रहे हैं, अ लॉट कम्स फ्रॉम योर पास्ट, कि एज अ पेरेंट्स आपके पेरेंट्स कैसे पैसे हैंडल कर रहे थे, आपके एनवायरमेंट में पैसे कैसे मेंटेन किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स कम फ्रॉम दैट। एआई को आपका रिस्क एपेटाइट, आपका रिस्क टॉलरेंस, ये सारी चीजें नहीं पता है, एंड दैट्स वाई नीचे भी डिस्क्लेमर आता है, आप कोई भी एआई टूल या चैट जीपीटी कुछ भी यूज कर लो, दैट प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो use AI and apps as a tool, but human advisor is necessary. एक सिंपल चीज है दिव्या, जब हमारे कोई फैमिली का बंदा या बंदी हो और उसका जब सर्जरी होता है, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, रोबोटिक सर्जरीज भी आ गई है, क्या आप सीधा जाके रोबोट से पूछ के ऑपरेशन थिएटर में छोड़ देंगे उनको? नहीं, यू वुड स्टिल वांट टू टॉक टू अ डॉक्टर, डॉक्टर जब कहते हैं नहीं एवरीथिंग इज गोना बी ओके, डोंट वरी, तभी जाके हम थोड़ा सा थोड़ी तसल्ली मिलती है हमें। तो इट्स सेम विथ योर मनी।
ठीक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल डिसीजंस यू कैन नॉट फुली रिलाई ऑन एआई, जैसा कि मैम ने कहा। चलिए, बाकी दर्शक हमें किस तरीके से ऐसे ही सवाल भेज सकते हैं जैसे हमारे बाकी के दर्शकों ने भेजे। तरीका बहुत आसान है, देखिए शो के कमेंट सेक्शन में आप सवाल भेज सकते हैं। साथ ही हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपके लिए हमेशा खुला रहता है 24 घंटे, उस पर अपने सवाल कभी भी आप भेज सकते हैं। बस आपको शक्ति लिखना है व्हाट्सएप पर और आगे अपना सवाल लिखकर हमें 9354027995 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। आपका सवाल हमें सीधा मिल जाएगा। साथ ही फेसबुक या फिर एक्स हैंडल पर भी आप अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अब चलते हैं हमारी सहयोगी अंजलि के पास और जानते हैं कि कॉरपोरेट्स के बोर्ड रूम में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है। बहुत शुक्रिया दिव्या। और देखिए, हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं की हिस्सेदारी कहां पर कितनी है। तो अगर हम बात करें कॉर्पोरेट बोर्ड में महिलाओं की कितने % हिस्सेदारी है, 46% ऐसे संस्थान हैं जहां पर 10 से 30% बोर्ड रूम में महिलाओं की हिस्सेदारी है। 24% ऐसे संस्थान आ जाते हैं जहां पे 30 से 50% महिलाएं जो हैं वो मैनेजमेंट में हैं, बोर्ड रूम में उनकी हिस्सेदारी है। इसके अलावा 20% ऐसे संस्थान आते हैं जहां पर 50% से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो वहां पर देखी गई हैं बोर्ड रूम में। मैनेजमेंट के तौर पर अगर हम इसे देखें, मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो 10%, लेकिन ऐसे संस्थान हैं जहां पर महिलाएं जो है, महिलाओं की जो हिस्सेदारी है बोर्ड रूम में वो नहीं है वहां पर। लेकिन इसके पीछे कारण जो है वो क्या देखा गया है। देखिए, लीडरशिप में आखिरकार महिलाएं कम क्यों हैं, क्या इसके पीछे जो रीजन है वो सामने आया है, वो हम आपको बताते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस न बना पाने की वजह से 48% ऐसा रीजन दिया है महिलाओं ने कि 48% ऐसी महिलाएं हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस न बना पाना भी एक बड़ा कारण है। बच्चे और परिवार की जिम्मेदारी भी महिलाओं के ऊपर आ जाती है। 38 से 40% ऐसे महिलाएं जो बच्चे और परिवार की जिम्मेदारी उनके पास होने की वजह से महिलाएं जो है वो बोर्ड रूम में काफी कम है। सांस्कृतिक भेदभाव जो है वो भी हमने देखा है। 17% का ये जो डेटा है वो सामने आया है, 17% ऐसी महिलाएं। वहीं करियर ग्रोथ की जो सीमाएं हैं जो कि काफी ज्यादा लिमिटेड हैं, 13% है। वहीं मैनेजमेंट से जुड़े बड़े कारण भी हो सकते हैं, जिसमें से 10% ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बताया है कि मैनेजमेंट से जुड़े कारण भी हैं जिसकी वजह से बोर्ड रूम में या मैनेजमेंट में महिलाएं कम देखी जा रही हैं। ये जो आंकड़ा सामने आया है, जो रिपोर्ट सामने आई है, वो AIMA KPMG की ये रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुक्रिया अंजलि, बहुत ही रोचक डेटा आप लेकर हमारे साथ जुड़ी। अब मैम के पास चलते हैं, ख्याति मैम से थोड़ा सा इस डेटा पर डिस्कशन करते हैं। मैम, जिस तरीके से अंजलि ने अभी हमें डेटा दिखाया है कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में कितनी हिस्सेदारी जो है महिलाओं की रही है, केवल 20% ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी महिलाओं की है। मैम, क्या वजह है कि सीनियर लेवल्स पर और अगर हम देखें तो बॉस लेवल्स पर, हेड लेवल्स पर महिलाओं की हिस्सेदारी जो है ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में इतनी कम है, 50% से भी कम है? द मेन रीजन अगेन मुझे ये लगता है, और इट इज आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस बिकॉज काफी सीनियर मैनेजमेंट पे भी काफी सारी महिलाओं से मैं मिलती रहती हूँ। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, व्हेन अ विमेन हैज अ फाइनेंशियल पावर, तभी वो घर में अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए, अपने परिवार की जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं हो, उसके लिए बेस्ट ऑफ द स्टाफ हायर कर सकती है। बट जब भी वो फाइनेंशियल पावर उनके पास नहीं होती है, तभी वो नहीं कर सकते और उनको अपॉर्चुनिटीज को भी जाने देना पड़ता है। एंड आई हैव मेट पीपल लाइक दैट, काफी होनहार होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, बट घर से ये परमिशन नहीं होती है कि आप इतने सारे लोगों को रखिए, इतनी सैलरी दीजिए, एंड देन दे मैनेज एवरीथिंग एट द होम। बट जब आपके पास थोड़ा फाइनेंशियल पावर होता है, थोड़ा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होती है, आप इन चीजों का डिसीजंस ले सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई पैरेलली यू कैन हैव अ गुड करियर ऑल्सो एंड अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस ऑल्सो। So I think financial empowerment and financial availability is like the major thing. ठीक है मैम, अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के जो फैसले होते हैं, क्या महिलाओं को वो पूरी तरह इंडिपेंडेंटली ही लेने चाहिए या फिर जॉइंट डिसीजन उनके लिए लेना ज़्यादा सुरक्षित है? अगर आपको पूरी तरीके से आप खुद कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज ऑफ पर्सनल फाइनेंस, यू कैन टेक अ जॉइंट डिसीजन। बट जॉइंट डिसीजन ऐसा नहीं हो, मतलब जहां पे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें डिसीजन में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
एंड इफ यू फील कि नहीं आई एम एम्पावर्ड इनफ, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ, बेसिक चीजें मुझे पता है कि मुझे इतना ही परसेंटेज इक्विटी जाना है, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ये मेरे फाइनेंशियल गोल्स है, उसके लिए मुझे इस तरीके से प्लानिंग करनी है। अगर आप खुद डिसीजन लेना चाहते हैं तो मेक श्योर आप ऐसे एडवाइजर को चुने जो आपको रेगुलरली थोड़ा एम्पावर करे, जो आपको एडुकेट करे और आपको जो बताए कि ये डिसीजन अगर आपके लिए सही है तो क्यों सही है। सो आस्क इनफ क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आप खुद थोड़ा सा रिसर्च कीजिए एंड देन यू मेक योर डिसीजंस। ठीक है मैम। इन्वेस्टमेंट पर तो हम बात कर रहे हैं, लगातार बचत हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन क्या महिलाओं को इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस प्लानिंग पर भी अलग से ध्यान देना चाहिए, इंडिविजुअली ध्यान देना चाहिए? 100% इमरजेंसी फंड एक बहुत ही जरूरी चीज है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी फैमिली का इमरजेंसी फंड हो और आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। प्लस आपके खुद के लिए एक इमरजेंसी फंड दैट सडनली लॉस ऑफ जॉब, मेडिकल इमरजेंसी, आप 3 4 5 महीने काम नहीं कर पाए, इन दैट सिचुएशन आपके जो एक्सपेंसेस है, जो आप EMI भर रहे हैं, SIPs भर रहे हैं, या आप जिन भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक योर फीस ऑफ द किड्स या आपके हाउस होल्ड जो हेल्प होते हैं उनकी सैलरीज, वो सारी चीजें आपकी निकल सके, तो कम से कम 3 से 6 महीने के आपके जो एक्सपेंसेस है वो इमरजेंसी फंड में होने ही चाहिए। नॉट जस्ट दैट, बट आपके फैमिली का जितना एक्सपेंस है वो टोटल खर्चा एंड मिनिमम 6 महीने का खर्चा इमरजेंसी फंड में होना ही चाहिए। और जहां तक इंश्योरेंस प्लानिंग की बात आती है, मैंने पहले कहा कि ये आपका फाउंडेशन है, आपकी खुद की टर्म प्लान, एक अच्छा क्रिटिकल इलनेस प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, ये एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल है, नॉट जस्ट यू बट आपके परिवार के हर सदस्य के लिए ये चीजें होनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि ये चीजें जो है ना, आपको कभी कभार पिंच करता है कि मैं इतना प्रीमियम भर रही हूँ, कोई मतलब नहीं है इसका, हम अक्सर सोचते हैं रिन्यूएबल के टाइम पे, पर ये चीजें आपकी एसेट है, आप इसे बस रिन्यू करके मेक श्योर कि आप अच्छा प्लान ले रहे हैं, चूज कर रहे हैं अपने लिए, और आप इसे छोड़ दीजिए। बिकॉज सडन इमरजेंसीज जब भी आती है ना, तो आपने जो इन्वेस्ट किया है, जो पोर्टफोलियो आप बिल्ड कर रहे हैं, वो मतलब उसे बस जीरो होने में वक्त नहीं लगेगा, और मैंने देखा है ये फैमिलीज में होते हुए। ठीक है, इसीलिए आपके लिए पहले से इंश्योर्ड होना बेहद जरूरी है। कुछ और सवाल हमारे कॉलर्स के लेते हैं। रीना दास के सवाल पे चलते हैं, कोलकाता से। रीना जी पूछ रही है, सैलरी का कितना हिस्सा मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? मैम आपकी क्या सलाह रहेगी? इनकी सैलरी आती है मंथली, 1 तारीख को सैलरी आती है, तो कितना परसेंटेज जो है सैलरी का ये इन्वेस्ट करें और कितना अपने पास इन हैंड रखें? यदि 1 तारीख को आपकी सैलरी आती है तो 1 से 5 के बीच में आपकी इन्वेस्टमेंट हो जानी चाहिए। सबसे पहले पे योर सेल्फ फर्स्ट, एंड मिनिमम 30% पैसा आपको अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। और यदि आप पर कुछ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, आप सिंगल है, तो वो सबसे बड़ा एसेट होता है। इन दैट सिनारियो यू शुड एटलीस्ट सेव 50% ऑफ योर इनकम। 50% ऑफ योर इनकम आपको सेव करना चाहिए अगर आप सिंगल हैं, आपके पास और कोई जिम्मेदारियां नहीं है। कुलजीत भाटिया जी का सवाल लेते हैं लखनऊ से। इनका सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। कह रही है, करियर ब्रेक या मैटरनिटी लीव के दौरान वेल्थ क्रिएशन कैसे की जाए? मैम इस दौरान क्या किया जाए? क्योंकि मान लीजिए चलिए मैटरनिटी लीव है अगर, या करियर ब्रेक है, तो सैलरी तो अब आपको मिल नहीं रही है करियर ब्रेक के दौरान, तो आपकी इनकम भी नहीं है, और वेल्थ क्रिएशन पर ये और जानना चाह रही है, तो क्या कुछ टैक्टिक होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए वेल्थ क्रिएट करने का? सबसे पहले तो यदि आपकी एक करियर ब्रेक आता है बिकॉज ऑफ मैटरनिटी और वट एवर रीजन, आप मेक श्योर कीजिए कि जो पैसा आपने जमा किया है, वट एवर कॉर्पस यू बिल्ट, डोंट विड्रॉ इट, लेट इट ग्रो। कंपाउंडिंग तो वैसे भी काम करती है बैक एंड पे, दैट इवन व्हेन यू स्लीपिंग योर मनी इज एक्चुअली वर्किंग फॉर यू। सो जितना एक्यूमुलेट किया है इसे ब्रेक मत कीजिए। कोई भी छोटा अमाउंट, आई एम श्योर आप करियर ब्रेक पे भी जाते हैं तो फैमिली से कुछ ना कुछ तो आपको मिलता होगा फॉर योर एक्सपेंसेस। वट एवर दैट स्मॉल अमाउंट इज, मेक श्योर कि वो इन्वेस्टमेंट एज अ हैबिट आपकी कंटिन्यू रहे, ताकि वो चेन ब्रेक ना हो। विड्रॉ कोशिश कीजिए कि आप कम से कम विड्रॉ करें, और जितनी जरूरत है उतना ही विड्रॉ करें, और यदि जरूरत नहीं है तो आप विड्रॉ उसे ना करें। बट अगेन फर्स्ट, अगर आपने 8-10 साल जब से आपने काम करना शुरू किया, आपने कमाना शुरू किया, तब से यदि आप निवेश कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे, एंड उसके बाद आप नहीं भी करते नया पैसा इन्वेस्ट, एंड इफ यू लीव इट टू कंपाउंड,
इट स्टिल वर्क्स मैजिकली, एंड बाय द टाइम आप 55-60 के होंगे, एक बहुत अच्छा कॉर्पस आपके पास एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो कंपाउंडिंग एक 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। कंपाउंडिंग को ब्रेक मत कीजिए, भले आप ब्रेक पे हो बट कंपाउंडिंग की साइकिल को ब्रेक मत कीजिए। जो भी छोटे इन्वेस्टमेंट को आप कंटिन्यू कर सको उसे प्लीज कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज इन्वेस्टिंग एक हैबिट होती है। यदि वो हैबिट को आपने तोड़ दिया तो फिर उसको रीबिल्ड करने में काफी वक्त लग जाता है। तो एक डिसिप्लिन के साथ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जारी रखना है। अच्छा मैम, वुमेन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या होती हैं जिन्हें अवॉइड करके चलना चाहिए उन्हें? सबसे पहले विमेन इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। हमने इस पे पहले भी चर्चा की। तो आई वुड सजेस्ट कि वो थोड़ा सा खुद को एम्पावर और एडुकेट कीजिए एंड अंडरस्टैंड रिस्क, कि रिस्क होता क्या है, एंड देन यू मस्ट हैव योर एलोकेशंस टुवर्ड्स इक्विटी, बिकॉज इक्विटी जितना आपको वेल्थ क्रिएशन और कंपाउंडिंग देता है उतना कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं देता है। बट डिस्क्लेमर, इट कम्स विद इट्स ओन वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी इज द बिगेस्ट रिस्क, और आपको ये समझना है कि वॉलेटिलिटी को एक्चुअली आप वॉलेटिलिटी को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। यू कैन टर्न इट इन योर फेवर टू क्रिएट एंड मैक्सिमाइज योर वेल्थ। तो उसी चीज को आपको समझना है, खुद को एम्पावर करना है, एंड आई एम श्योर यू कैन ऑल्सो बिल्ड लार्ज पोर्टफोलियोज लाइक men usually do, you know. So even 10 crore portfolio, if you actually plan it nicely, it's quite achievable. ठीक है मैम। चलिए ख्याति मैम, आपके साथ बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है, लेकिन जाते टाइम एक चीज़ मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूँगी। मैं विमेंस डे आ रहा है, 8 मार्च बहुत जल्द आने वाला है, बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में इस मौके पर आपकी क्या सलाह रहेगी हर वर्किंग वुमेन को जो है वेल्थ क्रिएशन शुरू करने के लिए आज से ही कौन से 3 सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल स्टेप्स उठाने चाहिए? सबसे पहले ओनरशिप लीजिए। सिर्फ कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, but wealth ownership is something which is very important. Income will give you survival, but your own wealth is something that will give you a true power. So that is something which is very important. Treat your personal finance as a priority. थोड़ा सा वक्त निकाल के खुद को empower कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And more importantly, compounding. यूज कंपाउंडिंग। विमेन आर वेरी गुड बिकॉज हमें बहुत पेशेंस होती है, बहुत डिसिप्लिन होता है, एंड वर्ल्ड ओवर कहते हैं विमेन आर बेटर इन्वेस्टर्स। बट यही कुछ चीजों को हम सीख के इफ वी मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, देन यस, नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम बीइंग ग्रेट इन्वेस्टर्स। एंड मेरा तो ये सपना है दिव्या की, यू नो, आई डोंट वांट टू जस्ट पास ऑन gold and jewelry to my daughter, but yes, I want to pass on a huge portfolio to my daughter. So that's from where she can actually carry on the legacy. ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी एक जाते जाते मैम ने बात कही कि पोर्टफोलियो अगर आप अपने आने वाली पीढ़ियों को देंगे तो उनके लिए और ज़्यादा फायदेमंद होगा और उन्हें और ज़्यादा आगे बढ़ने में भी हेल्प करेगा, साथ ही वो उस पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए भी और मेहनत करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच ख्याति मैम, आज की शक्ति की समृद्धि में आपने टाइम निकाला और आप हमारे साथ जुड़े और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपने हमारे साथ चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दिव्या, वॉज माई प्लेजर। थैंक यू। चलिए, तो साफ है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है, बल्कि वेल्थ क्रिएशन और एसेट ओनरशिप से ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल सकती है। सही अवेयरनेस, प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन से महिलाएं अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को और मजबूत बना सकती हैं। इसे अवेयरनेस के साथ हम फिर मिलेंगे शक्ति की समृद्धि के अगले एपिसोड में। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से हमारे शो को प्यार देते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।